2023 वाले में प्रीलिम्स हुआ, लेकिन बट मुझे पता नहीं था कि आपके लिए एग्ज़ाम नहीं बना है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में निकाल देंगे। तो हिम्मत तो छूट चुकी थी लगभग। वो तो हनुमान जी का आदेश था। क्या हमें पढ़ना है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। शुरू में बुक पढ़ोगे, आप बुक का नोट्स बनाने लगोगे, एक एक लाइन लिखोगे, तो ऐसे नोट्स नहीं बनता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ यूपी पीसीएस 2023 में खनन अधिकारी, जो कि यूपी पीसीएस की इस बार 2023 स्पेशल पोस्ट थी, उस पर सर का सिलेक्शन हुआ है। प्रभाकर सिंह सर हमारे साथ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एंड जो भी सर की स्ट्रैटेजी रही उसके बारे में वीडियो में चर्चा करने वाले। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से सर आपको बहुत बहुत बधाई। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, क्या पढ़ाई अभी तक आपकी रही है? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मिर्ज़ापुर से सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। मैंने 12th तक वहीं पढ़ाई की है। उसके उपरांत मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 2014-17 बीएससी मैंने फिजिक्स मैथ जियोलॉजी से किया है। उसके बाद एमएससी अप्लाइड जियोलॉजी 2019 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं पीएचडी में इनरोल्ड हो गया था। फिर लेकिन तब नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्रेट के माध्यम से हुआ था। तो उसके बाद मैंने पीएचडी छोड़ दी। फिर कोविड लग गया। कोविड के बाद से 2020-21 से मैंने तैयारी शुरू की। उसके बाद उसी दौरान मैंने एमए में भी इनरोलमेंट ले लिया ज्योग्राफी से। एमए भी 2023 में कंप्लीट हुआ, यूजीसी नेट भी हो गया पहले अटेम्प्ट में, और 2023 में पीसीएस भी हो गया। अच्छा, जैसे जब आप कॉलेज वाली फील्ड या फिर मतलब पढ़ाई की फील्ड में थे, तो क्या तभी से आपने इस पीसीएस की तैयारी के बारे में सोचा था, या फिर अपने 2020 या 21 में आपने मन बनाया कि पीसीएस की तैयारी कर ही लेते हैं, क्योंकि आपने नेट जेआरएफ वगैरह या फिर कॉलेज की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आप कंप्लीट कर रहे हैं? अ, शुरू में पीसीएस के प्रति रुझान नहीं था, पीसीएस आईएएस के प्रति रुझान नहीं था। मेरा रुझान ये बदला है कोविड के बाद से। कोविड सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि तब मैं एकेडमिक में आगे बढ़ रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्लियर कि आगे क्या होगा। क्योंकि पीएचडी करके भी कई सारे मेरे सीनियर थे, वो लोग पीएचडी करके बैठे हुए थे। यहाँ तक कि नेट जेआरएफ होने के बावजूद पीएचडी करके बैठे हुए थे, कहीं नियुक्ति नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इसमें रिस्क ले लेते हैं, 2-3 साल देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरा पहला 2 प्रीलिम्स था, 2021-2022, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो 2023 वाले में प्रीलिम्स हुआ, लेकिन बट मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रीलिम्स हुआ है। तो मतलब जब रिजल्ट आया तो आपने चेक नहीं किया मैंने था? चेक नहीं किया, मैं आश्वस्त था कि मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मेरा 2 बार नहीं हुआ था, और प्रीलिम्स में मेरा सेंटर बनारस गया था, दे के लौटा था, तो मैंने रास्ते में ही मिला लिया। 10-12 क्वेश्चन वहीं गलत हो गए। फिर हम कहे हो गया ख़त्म। फिर हम कहे चलो अब असिस्टेंट प्रोफेसर पे देखते हैं, क्योंकि मेरा नेट भी था, तो मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर पे देखने लगा। तो फिर बाद में 8 जुलाई को ओटीपी वाला मैसेज आयोग से आता है मेंस फॉर्म भरने के लिए। जब मैंने वो देखा तब मुझे पता चला कि मेरा प्रीलिम्स हुआ है। उसके बाद फिर तब मैंने जाके मेंस फॉर्म भरा, और उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू की। मेरा मेंस का तैयारी पहले से था, Prelims क्योंकि में। प्रीलिम्स मेरा बॉर्डर पे जाके रुक जाता था। मेरी जो सबसे ज़्यादा वीकनेस थी प्रीलिम्स को लेकर थी, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो। अच्छा, क्या ऐसा भी रहता है जैसे आपके पास सेकेंड ऑप्शन जो था, जो कि आपने नेट जेआरएफ वगैरह या फिर एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपकी थी, तो उसकी वजह से ये तैयारी में मतलब बाधा बन रहा था, या फिर क्या चीज़ें थी? नहीं, बाधा नहीं बल्कि सहायक ही था। मेरा नेट जेआरएफ एक ही टर्म में निकलने का कारण ही सिविल सर्विस था। और कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज़ चाहते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, वो चीज़ वहाँ पे जाके बॉर्डर पे रुक जाती है। तो यानी वो ईश्वर का संदेश है कि आप उसके लिए नहीं बने हो, किसी दूसरी चीज़? किसी दूसरे चीज़ के लिए बने हो। मैंने सीएसआईआर के लिए एड़ी चोटी जोड़ लगा के लगभग 4 या 5 अटेम्प्ट मैंने दिए। एक बार जेआरएफ हुआ तो मेरे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं थे, तो उसमें लैप्स हो गए, और 3 बार मैं बॉर्डर पे जाकर रुक गया। तो फिर समझ गया कि जबकि मैं जीत पाला था कि मैं सीएसआईआर निकालूंगा नेट जेआरएफ, नहीं हुआ। यूजीसी से हुआ ज्योग्राफी से। उसके बाद लेकिन फिर मैं इसमें 2 प्रीलिम्स दे चुका था, और यूपीएससी मैंने एक अटेम्प्ट 2022 वाला दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो फिर तनाव इतना हो जाता है। एक तो स्थिति ऐसी होती है, पारिवारिक दबाव, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। मिडिल क्लास फैमिली से लोग आते हैं, तो हम लोगों के पास घर में बड़े भी हैं, तो कई सारी चीज़ें तनाव पैदा कर देती हैं। तो लेकिन मेरे पिताजी का सबसे बड़ा सहयोग रहा कि इस तनाव की स्थिति में उन्होंने कहा कि हिम्मत बांधने पे, और उसके साथ प्रीलिम्स निकला। फिर मेंस का मैंने कंटेंट पहले से तैयार था, सब्जेक्ट मेरे लगभग सभी तैयार थे, क्योंकि मैं जब 2021 में कोचिंग कर रहा था दृष्टि से, फाउंडेशन 8 बैच से,
तो मेरे मेंस के लगभग सभी चीज़ें तैयार थी, लेकिन मेरा जो सबसे मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स मेरा बॉर्डर पे जाके रुक जाता था। तो इस बार हो गया, मेंस अच्छे से हो गया। अच्छा, अभी जैसे आप हमारी बातचीत हो रही थी आपसे, तो आपने बताया मतलब आपके पिताजी तो आपकी हिम्मत बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशंस बन रही थी कि आप हिम्मत हार रहे थे। आप तैयारी छोड़ के फिर मतलब कहीं जॉब करने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर आप तैयारी में कंटिन्यू लगे रहे और फाइनल रूप से आपका सिलेक्शन भी हुआ। तो क्या रीज़न था कि मतलब आप तैयारी क्विट करना चाह रहे थे? तैयारी क्विट करने का रीज़न था थोड़ा कुछ दबाव और कई सारी स्थितियाँ थी। तो हिम्मत तो छूट चुकी थी लगभग। वो तो हनुमान जी का आदेश था, ईश्वर का आदेश था कि वो वहाँ भाग्य लिखा था। मेहनत तो मैंने किया है, लगभग मुझे ये इस पूरे चरण में 3.5 साल मुझे लगे हैं। मैं 2020 लास्ट फरवरी 2021 से मैं पूर्ण रूप से तैयारी में लग गया हूँ, पीएचडी अपनी छोड़ के। और उसके बाद से पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था। और पढ़ता था मैं डेली, लेकिन तनाव आ जाता है। ये स्थिति ऐसी है ना, अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम नहीं बना है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप पहले अटेम्प्ट में निकाल देंगे। और दूसरी चीज़ है, इस एग्ज़ाम को देने से पहले इसका आप सिलेबस पढ़ लो। सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेंस का सिलेबस कम है, सब ज़्यादा सिलेबस है प्रीलिम्स का। किसी का प्रीलिम्स बहुत मजबूत होता है तो मेंस कमज़ोर होता है, किसी का मेंस मजबूत होता है तो बिल्कुल, प्रीलिम्स ही ज़्यादा कमज़ोर होता संख्या है। देने वाले फिल्म्स की होती है, तो हाँ। फिल्म्स में फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हाँ। अब इसी बार 3800 लोग, इस बार सीटें कम थी, 3800 लोग मेंस क्वालिफाई किए थे। तो अब समझ लीजिए कि कंपटीशन कितना टफ है। हैं। अच्छा, बात करें जैसे कि पीसीएस फिल्म्स की बात करें, तो फिल्म्स तो भी मार्च में होना था लेकिन पोस्टपोन हो गया कुछ कारणों से। तो अगर तैयारी की बात करें तो अभी के टाइम पे जो 2 3 4 महीने मिले हैं, तो इनमें मेंस की तैयारी करें या फिर कंटिन्यू फिल्म्स की तैयारी करते रहें? नहीं, प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ चलना चाहिए। जब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए, 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले केवल प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। ई दृष्टि, यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर, पूर्वावलोकन, आपके जो स्टैटिक बुक हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, और आपके अपने नोट्स होने चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी हैं, एरिया बहुत बड़ा है, तो इसमें कम से कम आपको सिलेबस ख़त्म करने में 1.5 साल लग जाएंगे। उसके बाद मल्टीपल रिवीजन, कम से कम एक एक नोट्स, एक एक बुक के कम से कम 8 से 10 रिवीजन होने चाहिए। मैं इतना रिवीजन करने के बावजूद कुछ न कुछ मुझसे तब भी गलती होती है। मेंस में गलती नहीं नहीं होने की संभावना कम है, प्रीलिम्स में मुझसे हो जाएगी। मैं इतना क्लियर नहीं रहता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं आंसर 100% क्लियर कर ही दूंगा। अच्छा, कई सारे लोग मतलब बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि मान लीजिए लक्ष्मीकांत या कोई भी और बुक की बात करें तो इतनी मोटी होती है। आप बता रहे हैं मल्टीपल टाइम रिवीजन करें 8 से 10 बार, उनसे 1 से 2 बार रिवीजन नहीं हो पा रहा, मतलब नहीं पढ़ा जा रहा है। मान लीजिए 2 3 बार पढ़े फिर लगता है कि 2 3 बार तो हो गया है, नहीं कंटिन्यू और आगे कर पाते हैं। तो उनके लिए कोई आपका सजेशन या फिर आप किस तरीके से करते थे कि आप लगातार उसको कई बार रिपीट करते थे? इसका कारण है, देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, टाइम मुझे लगे 3.5 साल, 3 साल 4 महीने एक्चुअल टाइम है। तो अब 3 साल 4 महीने थोड़े समय नहीं होते हैं। बिल्कुल। आपके पास केवल एक ही काम है, खाना बनाना है, पढ़ना है, थोड़ा बहुत 2 4 घंटे अपने लिए समय निकालिए। इसके अलावा अगर आप कहीं आप टाइम दे रहे हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और कुछ नहीं। 8 घंटे कोई एवरेज पढ़ाई करता है, 6 से 8 घंटे सफिशियंट होता है। वो 8 बार बुक रिवीजन मार लेता है। देखिए, बुक रीडिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, बुक रीडिंग में प्रॉब्लम ये होती है ना, जब हम पहली बार पढ़ाई करते हैं तो हमें कम समझ में आता है। एक बार किताब ख़त्म किए, दूसरी बार ख़त्म किए, थोड़ा और समझ में आया, तीसरी बार किए, अब हमें आसान पड़ रहा है वही बुक। आप उसको फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो फिर वो जल्दी हो जाता है, फिर तब वो रुकता नहीं है। और हमें बुक का हमेशा, जब हम पहली बार में कभी 60 नोट्स नहीं बनाना चाहिए। बुक कम से कम जब आप 4 बार पढ़ चुके हैं तब आप उसका 60 नोट्स बनाइए, अच्छा, 4 बार, जब 5 कई बार। बार रिवीजन करते टाइम मतलब क्योंकि पूरा उससे हर हमें ये चीज़। पता चलता है ना, क्योंकि आप शुरू में बुक पढ़ोगे, आप बुक का नोट्स बनाने लगोगे, एक एक लाइन लिखोगे, तो ऐसे नोट्स नहीं बनता है। जब आप उसे 4 5 बार पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और 60 नोट्स बन जाता है। 60 नोट्स से ये आसान होता है। जितने लोग प्रीलिम्स जल्दी निकालते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे साथ मेरे रूम पार्टनर भी डिप्टी एसपी थे, वो 5 नौकरी पाए। मेरे साथ एक और मेरा जूनियर है, वो डिप्टी एसपी है। और हम लोग इस बार 16 17 लोग एक साथ हुए हैं, एक ही बैच में, पीसीएस 2023 में। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से? हाँ, उसमें से 11 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके संघटक कॉलेज ईसीसी सीएमपी से हैं। मतलब जैसे कि बुक्स मान लीजिए 2-3 बार पढ़े, उसके बाद क्या मतलब पूरा हर चीज़ पढ़े फिर अगर चौथी या पांचवी बार करें, या फिर कुछ चीज़ें स्किप करके फिर किन और मतलब महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देना चाहिए? वो मैंने बताया ना कि जैसे आप जब 4 बार 5 बार आप पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, आपको उसमें मेन कंटेंट क्या है, डाटा क्या है, कहाँ पे कौन सी घटना हुई, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, करंट अफेयर यूपीएससी के लिए आप मंथली मैगजीन कोई एक ले लीजिए, और यूपी पीसीएस के लिए ई दृष्टि, क्योंकि दोनों का पैटर्न तौर तरीका अलग है। यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है प्रीलिम्स में, फैक्ट मुश्किल से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी पीसीएस का जो होता है वो फैक्चुअल होता है, रट्टाफिकेशन चलता है, रट्टा मॉडल। आप अगर खूब तैयार किए हैं, कुछ लोगों का देखिए वो आंख बंद करके भी बैठ जाए, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जबकि यूपीएससी उनसे अभी कराया जाए तो वहाँ रट्टाफिकेशन नहीं चल पाता है। वहाँ पे आपका जैसे पूछ लेगा, 3 सेक्शन दे दिया ए बी सी, अब ए बी दे देगा स्टैटिक पोर्शन से और सी ऑप्शन दे देगा आपका करंट अफेयर से, जबकि तीनों हैं आपके क्वेश्चन वहीं से, एक ही टॉपिक से। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, मेंस की स्ट्रेटजी की बात करें तो मतलब मेंस के लिए किस तरीके से पेपर वाइज रणनीति अपनी बनानी चाहिए, आंसर राइटिंग वगैरह किस तरीके से करनी चाहिए, उसके लिए कहीं मतलब कोचिंग वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए या कैसे? कोचिंग ज्वाइन करने के लिए देखिए, मैं किसी कोचिंग का ना समर्थक हूँ ना प्रमोट करता हूँ, लेकिन कोचिंग इसलिए होती है ना, जैसे कि कोचिंग से ये पता चल जाता है कि हमें गाइडेंस मिल जाती है। जो मेहनत मुझे 3 साल करनी है वो मैं 1.5 साल में मेहनत कर लिया, उसके बाद मेरा जो मेहनत हो चुका है, तो रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन। सिविल सर्विस का एक मेन मोटो फंडा है कि लेस इज मोर। आप कम पढ़िए, आपके कंटेंट कम होने चाहिए, लेकिन उसको आप 8 बार 10 बार 12 बार जितना बार मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो उतनी बार होना चाहिए। और कोचिंग से गाइडेंस हमें मिल जाता है। कोचिंग आप कहीं कर रहे हो तो वहाँ वो देखिए कि हमें क्या चीज़ हमारी वीकनेस है, और उस हिसाब से तैयारी करिए। अच्छा, आंसर राइटिंग की बात करें तो किस तरीके से करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते रहना चाहिए अपने आंसर्स में? आंसर राइटिंग में एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि आंसर राइटिंग करते समय हमें कंटेंट, जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन से इर्द गिर्द ही रहना है, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है आप। और दूसरी चीज़ ये है, मेंस लिखते समय 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन 3 घंटे में लिखने होते हैं। हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब भी आपको उसको लिखना है। इस प्रकार से लिखना है ना कि उसमें हमको एवरेज नंबर 3 से 4 नंबर मिल जाने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत क्यों? सारे लोग का क्वेश्चन भी रहता है कि अगर मान लीजिए एक आध क्वेश्चन छूट जा रहा है हमारा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे नंबर्स पे? अगर मान लीजिए आप 2-3 क्वेश्चन पर पेपर छोड़ रहे हैं, आपका स्पीड इस प्रकार नहीं कि आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन सपोज दैट मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, आपके उसमें 6 क्वेश्चन इस प्रकार बहुत बेहतरीन तैयार हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपने उसको बहुत अच्छे से लिखा, आपको नंबर मिल गए उस पर 6 नंबर 7 नंबर। आपका उसमें कम से कम 8 क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपका एवरेज तैयार है, उस पर आपको मिल गए 4 नंबर। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो आपको आ ही नहीं रहे हैं, केवल आपने नाम सुना है। तो उस पे आप, अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो आप मान लीजिए अगर आप कुछ लिखते सोच समझ के भी अपना दिमाग लगा के, तो 3 नंबर तो मिल ही जाते हैं। और आप अगर छोड़ दोगे तो वो तीन, अगर आपने 4 क्वेश्चन छोड़े, 3 क्वेश्चन भी छोड़े, 3 त्रिका 9 नंबर। और समझ लीजिए 4 पेपर ये होते हैं, 2 यूपी स्पेशल, तो आप जोड़ लीजिए, आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो। मेंस में एक एक नंबर का महत्व होता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, एक एक नंबर से लोग बाहर हो जाते हैं। कई लोग मेरे साथ रहे, उनका जीएस और ऑप्शनल हमेशा बेहतर था, लेकिन वो हिंदी के कारण बाहर हुए हैं, 6 नंबर से नायब तहसीलदार नहीं बन पाए। अच्छा, इस बार ऑप्शनल भी हट चुका था और यूपी स्पेशल का पेपर ऐड हुआ था, तो उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? यूपी स्पेशल मेरे लिए तो फ़ायदेमंद था। मेरे लिए फ़ायदेमंद था कि मेरा ऑप्शनल, मैंने जियोग्राफी रखा था, तो ऑप्शनल में लगभग मेरा 60 to 70% ही तैयार कर पाया था, 30% बाकी था। और मुझे डर भी लग रहा था कि ऑप्शनल अगर ज्योग्राफी रहता तो शायद मेरा सिलेक्शन नहीं नहीं होता। यूपी स्पेशल को मैंने इतना तेज़ी से ख़त्म किया है, लगभग यूपी स्पेशल को मुझे ख़त्म करने में 19 से 20 दिन लगे हैं। एक दिन में लगभग 10-11 घंटे एवरेज देता था, मेंस की बात बता रहा हूँ। जबकि यूपी का मैपिंग, यूपी में कौन सा ज़िला कहाँ है, कौन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये सब मेरा पहले से तैयार था। यूपी में बस केवल मुझे मेहनत ये करना पड़ा है कि जैसे यूपी की ज्योग्राफी मुझे पहले से पता है, यूपी का एनवायरनमेंट,
यूपी की हिस्ट्री मुझे पहले से पता है। यूपी मुझे नई चीज़ केवल ये पढ़नी पड़ी कि यूपी में वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कौन कौन से आयुध खाने कहाँ पे हैं, कौन कौन से आपके झांसी में जो रक्षा संबंधित बन रहे हैं, और सरकार कौन कौन सी इन्वेस्ट यूपी योजनाएं, और वन मेडिकल कॉलेज, वन वेटलैंड परियोजना, कई सारी परियोजनाएं लाई हैं। तो क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है जिसके द्वारा वो अपना सबसे बेहतर करके अच्छा, बेहतर ये स्कोर। सारी चीज़ें यूपी स्पेशल की जो आपने पढ़ी थी, तैयार की थी, तो कोई मतलब बुक्स वगैरह लाए थे या कैसे तैयार की थी आपने? बुक्स दृष्टि से मिली थी, कोचिंग से मेंटरशिप हम लोग ज्वाइन किए थे, तो दृष्टि से मिली थी। मैंने 60 नोट्स जो बनाए थे उसमें लगभग 37 क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए थे यूपी स्पेशल से। 3 क्वेश्चन नहीं आ पाए थे, वो 3 क्वेश्चन यूथ में थे, यूथ पब्लिकेशन की बुक में। मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया था एक थोड़ा ही सा। बुक आपने पढ़ा था? मैंने केवल एक ही बुक पढ़ी थी। मैं यूथ पढ़ लेता तो शायद दो जो 3 क्वेश्चन मुझसे छूटे थे ना, तो वो भी हो जाते हैं। उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं लिख पाया था, शायद वहाँ से मेरा नंबर कुछ कटा हो। मेरा जीएस पेपर फर्स्ट में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट में मेरे नंबर कम आए होंगे, और थोड़ा हिंदी में भी कटे हैं 10-15 नंबर। तो हिंदी के लिए क्या सोर्स आपने रखा था, हिंदी या के फिर लिए गलतियाँ क्या आपने की थी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था? हिंदी परफॉर्मेंस अच्छा होता, हिंदी में लापरवाही मुझसे ये हुई कि हिंदी में अंतिम के लिए रख लिया। अंतिम में मैंने 4-5 दिन ही हिंदी दे पाया। हिंदी शुरू से ही आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जब आप मेंस तैयारी, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, तो आप हिंदी को ये रखिए कि आप 1-1.5 घंटे डेली किसी भी तरीके से हिंदी को देंगे। वो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है कि 150 में 110 प्लस लाना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि आप अब क्या हो गया है कि यूपी स्पेशल एज ए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी का तैयार रहेगा जो आएगा इस फील्ड में। तो यहाँ पे मार्जिन आपको बढ़ेगा हिंदी से, और आप अपना जीएस का आंसर राइटिंग कितना अच्छे से लिखते हैं उस पर। क्योंकि अब ऑप्शनल का हट गया, मार्जिन स्केलिंग सब हट गई, तो अब कोई ये नहीं कर सकता कि मैं इतना नंबर अधिक पाया हूँ, फलाने सब्जेक्ट बहुत इतना ज़्यादा नंबर कम गैप पाया। नहीं हाँ, अब यहाँ पे खेल है हिंदी का, निबंध का, और आपका आंसर राइटिंग है। किस निबंध प्रकार। वगैरह कैसे तैयार किया था आपने? निबंध मैंने बहुत अच्छे से तैयार नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ पढ़ता रहता था, क्योंकि वो मैगजीन आती थी, तो मैगजीन से कंटेंट तैयार हो जाते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि यूपी पीसीएस का जो निबंध होता है ना, वो थोड़ा कम कठिन होता है यूपीएससी के अपेक्षा। यूपीएससी के जो टॉपिक आते हैं वो तो दिमाग हिला देते हैं निबंध के। यूपी पीसीएस में आप एवरेज निबंध भी लिख लेते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत पता है। और एक आती है जो निबंध की एक स्पेशल सीरीज दृष्टि की आती थी, वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, कुछ चुनिंदा टॉपिक 10-12 पढ़े थे, सब मैं पूरे निबंध भी नहीं पढ़ा था। बहुत सारे हमारे साथ छात्र जुड़े हुए जो कि कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस का एग्जाम्स दे रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग पहली बार अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग के साथ आपकी जैसी सिचुएशन थी कि मतलब क्विट करने का मन करा, या फिर पारिवारिक दबाव, या बहुत सारी चीज़ें से वो लोग गुजर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज या क्या सजेशन रहेगा कि किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें और तैयारी में लगे रहें, आगे उनका सिलेक्शन ज़रूर होगा? मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहली चीज़ है, सिविल सर्विस के लिए 3 चीज़ें हैं। आप सबसे पहले धैर्य होना चाहिए कि आपका नहीं होता है पहले, ज़रूरी नहीं कि कोई पहला अटेम्प्ट में निकाल दिया तो वो तोप है। ये डजंट मैटर है कि क्या, मतलब हम निकाल दिए एग्ज़ाम, इससे आप तय नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति, हो सकता है उसका लक भी उसमें काम कर गया हो गया हो। मेरा मानना यह है कि 80% आपकी मेहनत, 20% लक। क्योंकि कई लोगों को मैं देखा हूँ 2 नंबर 5 नंबर से चूके हैं। एक आपने यूट्यूब पे मैं देखा था, आप ही ने शायद लिया था, उनका चार अटेम्प्ट प्रीलिम्स आईएएस में नहीं हुआ था, 5वें में उनका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब मिला हो गया था, आईपीएस हुई थी वो। तो मुझे याद है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, घटनाएं सभी थोड़ा इसमें धैर्य रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इसके लिए ये चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए हमें क्या नहीं पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ क्या नहीं पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए। कंटेंट हमारा, मतलब हमारा जो मटेरियल है वो कम होना चाहिए, नोट्स हमारे अपने हैंड रिटन होने चाहिए, कट कॉपी पेस्ट ज़्यादा किताब नहीं इकट्ठा करना चाहिए, और जो किताब है आप उसको मल्टीपल रीडिंग करिए, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ दूँ, इसे बंद करूँ। तो ये सब चीज़ें होती है, ये हर 10वें 15वें दिन ऐसा होता है कि यार अब बंद करते हैं इसे, अब ये मेरे बस का नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, पहले आप प्रीलिम्स दोगे, प्रीलिम्स में फेल हुए फिर जीरो से आओ, फिर 1 साल पूरा। फिर प्रीलिम्स अगर निकाले, मेंस दिए,
मेंस 3 महीने बाद है, मेंस में फेल हो गए, फिर आओ जीरो से। और मेंस देने के बाद अगर इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू में फेल हुए तो वो तो और ज़्यादा घातक होता है कि लगता है पहली बार में तो नहीं घातक होता है, दूसरी बार में भी नहीं घातक होता है। मैं कई लोगों मेरे साथ इस बार सेलेक्ट हुए हैं, 4-4 5-5 इंटरव्यू दिए हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और थोड़ा सा ये अपने लिए बी प्लान रखना चाहिए। मैं इसका घोर समर्थक हूँ बी प्लान का, इसलिए क्योंकि जीवन देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं भी नहीं, मैं अपने को लेके कन्फर्म नहीं था कि मैं पीसीएस हो जाऊँगा। मैं मेहनत किया था लेकिन मैं 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला तो मैं हिम्मत हार चुका था ऑलरेडी कि नहीं होगा। लेकिन बी प्लान मैंने इसलिए नेट जेआरएफ इसीलिए रखा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या बीएड कर लीजिए या कुछ ऐसा वकालत कर लीजिए, वो आपको मेंस ऑप्शनल में कुछ स्पेशल डिग्री के तौर पे भी काम कर जाएगा और उसके साथ साथ आपको एकेडमिक या कोई और काम पेशा रोजगार के लिए काम करेगा। ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे और हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी गाइडेंस दी, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।